आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि इस समय आज की बात में हम लोग बौद्ध सम्राट बर्मा के धम्मचेती, इनका राजकाज, इनका जीवन परिचय आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने पिछली कड़ी में देखा कि बर्मा में जो बुद्ध धम्म पहुंचा वो सम्राट अशोक के काल से ही, इस बात का उल्लेख मिलता है इतिहास में और इसके प्रमाण भी मिलते हैं। उत्तर और सोन, ये जो दोनों भिक्षु हैं, उत्तर और सोन, ये दोनों इस समय बर्मा में जो पहुंचे तो वहां वो बुद्ध धम्म को लेकर गए। अब देखिए कि सम्राट अशोक द्वारा धम्मदूत विदेशों में भेजे गए थे। इस परंपरा की तो पुष्टि होती है क्योंकि ये जो शिलालेख हमें सांची में मिला है, उस सांची के शिलालेख से इसकी पुष्टि होती है और ये दूसरी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के ये शिलालेख है जिसमें ये बात पता चलती है। भारतीय संस्कृति बौद्ध धर्म के रूप में ही स्वर्ण भूमि पहुंची थी। बर्मा में जो संस्कृति पहुंची वो भारत से भारतीय संस्कृति पहुंची और ये बुद्ध धम्म के रूप में पहुंची। दूसरे किसी रूप में भारतीय संस्कृति वहां पहुंची हो, इसकी पुरातत्व संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं है। बुद्ध धम्म के अलावा कोई दूसरी संस्कृति कभी बर्मा में पहुंची, इसकी कोई जानकारी इतिहास में दर्ज नहीं है। अगर हो भी ऐसा तो यह संशोधन का विषय हो सकता है। हाँ, यह सत्य है कि ईसा की दूसरी तीसरी सदी में आंध्र के धान्य कटक तथा श्री पर्वत बौद्धों के दो बड़े प्रसिद्ध केंद्र थे और ईसा की दूसरी तीसरी सदी के बहुत से लेख श्री पर्वत में पाए गए हैं। उसी में से एक लेख इक्ष्वाकु वंशीय श्रीवीर पुरुष दत्त माढ़ेरी पुत्र, यानी कि माठ्यपुत्र श्रीवीर पुरुष दत्त, इनका जो नाम है जो पाली में मिलता है, श्रीवीर पुरुष दत्त माढ़ेरी पुत्र, इनके 14वें वर्ष का है और जिसके अनुसार एक विहार उन तंबपन्न यानी कि स्थविरवादी भिक्षुओं के लिए दिया गया था जिन्होंने कश्मीर, गांधार, चीन, चिलात, तोसलो, अवरेन, वंग, वनवासा, सवन, दमील, पलूरा, तंबपन्नी आदि में धम्म में दीक्षित किया था। तो इन लोगों के लिए यह क्षेत्र दिया गया था जो स्थविरवादी भिक्षु थे। अभिलेखों में चिलात से किरात अभिप्रेत है और संस्कृत के कितने ग्रंथों से यह स्पष्ट है। तालमी ने इन्हीं के किहिंदे कहा है, तालमी ने इन्हीं को किहिंदे कहा है। उनका निवास स्थान गंगा समुद्र संगम से आगे बताया गया है और इनकी नाक चिपटी होती है, इनका जो उल्लेख मिलता है तो इसका भी उसने उल्लेख किया है। और स्वर्ण भूमि के तत्कालीन निवासी आज ही की भांति चिपटी नाक वाले होते थे। अगर इस वर्णन के अनुसार देखा जाए तो वो क्षेत्र जिसका वर्णन इसमें मिलता है तो वो यही है। मंगोलिया जाति से भिन्न मोनखमेर जाति के लोग भी चिपटनास होते हैं और उनके वंशज मलय, तलैंग आदि आज भी वैसे ही है। प्यू भी तलैंग की तरह मोनखमेर जाति के थे। किसी समय मोनखमेर जाति हिमालय से आसाम होते हुए बर्मा, इंडोनेशिया और इंडोचीन तक फैली हुई थी तथा आज भी है। अगर आज की भौगोलिक परिस्थिति को हम देखें तो हमें यह व्यवस्था ऐसी ही दिखाई देती है जो उस वक्त थी। इन्हीं लोगों में सोन उत्तर ने पहले अपने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था और फिर तब से आज तक बौद्ध संस्कृति बर्मियों के रोम रोम में बसी हुई है। आज भी हम बर्मा को देख सकते हैं, वहां बौद्ध संस्कृति ये रोम रोम में बसी है। उन्होंने भारतीय नामों का भी अपने देश के साथ संबंध जोड़ दिया, जैसे कि अपरंतक, जो पश्चिम भारत का एक जिला माना जाता है परंतु बर्मी विद्वान उसे उत्तर बर्मा कहते हैं। दो व्यापारी जिनका नाम आपको पता होगा कि ये
तथागत के भिक्षु संघ में 2 ही शरणों के शरणागत है, जिनका नाम था तपस्सु और भल्लीक, इस तरह का नाम मिलता है। तो ये तपस्सु और भल्लूक, ये जो 2 भगवान बुद्ध के 2 शरणों से बने प्रथम उपासक थे और उत्कल के माने जाते हैं, जो आज का उड़ीसा है। बर्मी परंपरा उन्हें बर्मा का बतलाती है। उन्हें उत्कल देश के माने जाते हैं वे, लेकिन बर्मी परंपरा जो है वो उन्हें बर्मा का मानती है। और सिंहल परंपरा के अनुसार भगवान बुद्ध स्वयं अपने जीवन काल में सिंहल पधारे थे, और यही परंपरा बर्मियों के पास में भी है। और बर्मी भी ये कहते हैं कि तथागत बुद्ध बर्मा भी गए थे, वहाँ उनका आगमन हुआ था। अब ये एक अलग संशोधन के विषय हो सकते हैं, उस वक्त के आवागमन के साधन, उस वक्त लोग जिस तरह से अपने अपने क्षेत्र को पार करते थे या फिर चलते थे, या फिर लोगों का एक दूसरे के साथ जुड़ने का जो तरीका था, उन तरीकों का अगर अभ्यास करें तो इस बात को सोचा समझा जा सकता है कि तथागत का जो अधिकतम निवास है वो किस क्षेत्र में रहा, और वहाँ से बर्मा कितनी दूरी पर है, और वहाँ तक तथागत कैसे गए रहे होंगे। तो इसकी कोई ऐतिहासिक जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन ये परंपरा में इस बात को कहा जाता है। बर्मी परंपरा भी मानती है उनके ग्रंथों के आधार पर, सिंहली परंपरा भी मानती है उनके ग्रंथों के आधार पर कि तथागत का वहाँ आगमन हुआ था। लेकिन देखिए, हम ये ठीक तरह से समझ ले कि सिंहल में यानी कि श्रीलंका में बुद्ध धम्म ये महामहिंद के जाने के बाद पहुंचा है, यानी कि अशोका के बेटे जब वहां गए, सम्राट अशोका के बेटे, उसके बाद वो वहां पहुंचा। अब देखिए कि ईसा की 5वीं-6वीं सदी से बुद्ध धम्म के बर्मा में विद्यमान होने के संबंध में दक्षिण बर्मा में पुरातात्विक सामग्री उपलब्ध है। दक्षिण बर्मा में ये बात मिलती है, ये इसके ऐतिहासिक दस्तावेज मिलते हैं। वर्तमान प्रोम से दक्षिण में 5 मील पे जाति की प्राचीन राजधानी श्री क्षेत्र के ध्वंसावशेष हवजा में विद्यमान है, और उसी के समीपवर्ती मोंगगन गांव में 2 स्वर्ण पत्र अभिलेख मिले हैं, जिनमें दक्षिण की कदम्ब और पाली भाषा में बुद्ध वचन उत्कीर्ण है। तो अगर वहां तक पाली भाषा में वचन उत्कीर्ण है तो इस बात को और भी बल मिलता है, क्योंकि ये ऐतिहासिक दस्तावेज है, शिलालेखों में, अभिलेखों में ये चीज़ें मिली हैं। तो बर्मा की ये जो बुद्ध धम्म की यात्रा है कि बर्मा में बुद्ध धम्म कैसे शुरू हुआ और फिर उसकी यात्रा जो अब तक चल रही है, इसका एक छोटा सा वर्णन इस समय हम लोग अब तक पहुंचा रहे हैं। ये बौद्ध सम्राट धम्मचेती के परिप्रेक्ष्य में। तो यहाँ पर रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम आज की बात में पुनः आपसे जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।